हाय एवरीवन, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैट 2023 स्लॉट वन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। सो क्विकली इस सवाल को रीड करते हैं। गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. If she increases the selling price such that objects A and B are still sold at an equal price and a profit of 10% is made on object B, then the profit made on object A will be nearest to. तो देखो इस सवाल को पहले समझ लेते हैं। तो इनिशियली क्या लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ए पर 20% का प्रॉफिट हुआ है और बी पर 10% का लॉस हुआ है। तो जब भी हमें प्रॉफिट होता है, तो अगर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, तो लेमैन लैंग्वेज में इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो, तो उस केस में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होंगे? इक्वल होंगे। विच मीन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 100% होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो दो अगर इक्वल वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे की 100% होती हैं। अब अगर हम 20% का प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, विच मीन सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इन दिस क्वेश्चन वी कैन से कि जो सेलिंग प्राइस है ए का, वही सेम सेलिंग प्राइस है किसका? बी का। और इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स रुपीज है। अब इस केस में हम कह सकते हैं कि हमें ए पर प्रॉफिट हुआ था, तो जो कॉस्ट प्राइस है ए का, उसका 120% जो होगा वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। और बी पे हमें लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 10% का लॉस हुआ है। तो 10% का अगर लॉस होता है, तो 90% हम कह सकते हैं। और ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो इस ऑर्डर में हम ए और बी के कॉस्ट प्राइसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए विल बी इक्वल टू 100/120, जिसको कि आप 5/6 कह सकते हैं सिंप्लीफाई करके। कॉस्ट प्राइस बी का जो आप निकालोगे यहां से, वो आएगा 10/9x। अब जो नया सेलिंग प्राइस है उसके बारे में देखो क्या स्टेटमेंट है। तो ये बोला गया है कि इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस, तो अभी भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी। तो अब जो नया सेलिंग प्राइस है वो बी के कॉस्ट प्राइस से 10% क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 10/9x जो है, इसका 110% होगा, क्योंकि 10% क्या है? ज्यादा है। तो ये वैल्यू आपको फाइनली क्या मिलेगी? दिस वैल्यू वुड बी 11/9x। तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस नए सेलिंग प्राइस को हमें कंपेयर किससे करना है? सवाल आपसे पूछा गया है प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो ऑब्जेक्ट ए का कॉस्ट प्राइस आपके पास है, ये वाली वैल्यू, और सेलिंग प्राइस भी आपके पास है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस इज 11/9x, कॉस्ट प्राइस इज 5/6। एक्स तो दोनों में ही आने वाला है, और नीचे कॉस्ट प्राइस आप क्या लिखोगे? 5/6। एक्स तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 66 माइनस 45 इज 21 अपॉन 9 इंटू 654 हो जाएगा। ये आपको 5 मिलेगा, ऊपर में 6 मिलेगा, और इंटू 100। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6, दिस शुड बी 9, 3 से कैंसिल करते हैं, दिस शुड बी 7, 5 से कैंसिल करते हैं, दिस शुड बी 20। तो फाइनली दिस इज 140/3। So 140/3 is nearest to what? This is approximately 46.66%। तो नियरेस्ट आंसर पे अगर जाना है तो आंसर शुड बी 47%। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक का सवाल है। क्विकली इस सवाल को एक बार रीड करके देखते हैं। तो
देखिए क्या लिखा हुआ है, बृष्टि वेंट ऑन अ 8 आवर ट्रिप, बिफोर द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ x किलोमीटर, वेयर x इज अ होल नंबर एंड इज अ पैलिंड्रोमिक। तो पैलिंड्रोमिक क्या होता है, देखो यहाँ पर बताया भी गया है, वैसे जनरली मालूम भी होना चाहिए। तो लिखा है x रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो जैसे मान लो कोई नंबर हमने लिखा 123, तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं, क्योंकि रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 321। लेकिन आपने लिखा 121, तो रिवर्स भी करोगे तो 12 मिलेगा। हमने लिखा 12321, तो रिवर्स भी करेंगे तो 12321 मिलेगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं। तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स भी यहाँ पे हालांकि डिफाइन किया गया है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में, एट द एंड ऑफ द ट्रिप the car had traveled a total of 26862 किलोमीटर, दिस नंबर अगेन बीइंग पैलिंड्रोमिक। तो अब देखो ये नंबर को भी रिवर्स करते हो तो आपको सेम नंबर ही मिलता है। इफ बृष्टि नेवर ड्रोव एट मोर देन 110 किलोमीटर पर आवर, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड एट विच शी ड्रोव ड्यूरिंग द ट्रिप वाज। ग्रेटेस्ट पॉसिबल आपसे पूछा गया है। तो अब यहां पे देखो आपके पास एक रीडिंग दी गई है कि 26862 था। अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, 110 है। तो हम देखते हैं कि अगर 110 एवरेज स्पीड होती तो उस केस में 8 आवर्स में जो कार ने ट्रेवल किया होता वो क्या होता, वो होता 110 इंटू 8, विच मीन्स 880 किलोमीटर। अब अगर हम 880 किलोमीटर यहां से कम कर दें तो क्या जो ये पहले वाली रीडिंग है ये पैलिंड्रोमिक मिलती है, चेक करते हैं। तो 2895 विच इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक नंबर, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हुआ। अगला ऑप्शन क्या है देखो 90, बट 90 पे चेक करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले बड़ा ऑप्शन चेक करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। तो पहले हम किसको चेक करेंगे, 100 को चेक करेंगे। 100 पे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 100 इंटू 8 कितनी होती, 800। तो अगर हम यहां से 800 लेस करते हैं, 800 लेस करते हैं तो क्या मिलता है, 26062, which is obviously a palindromic number. So 100 is our correct option. क्योंकि देखो 26062 को भी रिवर्स करते हो तो क्या मिलता है, पैलिंड्रोम मिलता है। और आपको सवाल में पहले ही बताया गया था कि इनिशियली जब कार ने x किलोमीटर ट्रेवल किया था, तो वो जो x नंबर था वो भी क्या था, पैलिंड्रोम था। तो जो कि 100 के ऑप्शन पे आपको करेक्ट मिल रहा है, और 100 ही इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड हो सकती है। तो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इज 24। तो अगर एवरेज दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट द टोटल ऑल्सो। तो वी कैन से कि 4 गर्ल्स, अगर हम मान लेते हैं कि हर एक गर्ल का जो मार्क है वो G है और जो 6 बॉयज हैं उनका B है, तो ये सम आपको मिलेगा 24 इंटू 10 विच विल बी इक्वल टू 240। आगे लिखा भी हुआ है देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज द सेम मार्क्स व्हाइल ईच ऑफ द बॉयज हैज द सेम मार्क्स। इफ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज एट मोस्ट डबल ऑफ द मार्क्स ऑफ एनी बॉय बट नॉट लेस देन द मार्क्स ऑफ एनी बॉय। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कि जी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स ऑफ द मार्क्स ऑफ बॉयज हो सकती है, और मिनिमम क्या हो सकती है, बॉयज के मार्क्स के बराबर हो सकती है। और आपको पता लगाना है नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। तो आपको जो पता लगाना है वो क्या है, देखिए आपको पता लगाना है कि 2G प्लस 6B की कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी डिफरेंट इंटीजर वैल्यू आपको पता लगानी है, इंटीजर वैल्यूज। तो अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस रिलेशन को देखें और फिर इस इनइक्वलिटी को भी अगर हम साथ में यूज करें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक केस अगर हम लेते हैं कि ये जो G है B है ये G के बराबर है,
तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4g प्लस 3g, 4g प्लस 6g, 4g प्लस 6g इज इक्वल टू 240। तो यहां से आपको g की वैल्यू मिलती है कितनी? 24 मिलती है। दूसरा केस क्या बनता है कि अगर यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो 2b है ये g के बराबर है, तो उस केस में 4g प्लस 3g इज इक्वल टू 240। तो यहां से आपको g की वैल्यू क्या मिलती है? 240 डिवाइडेड बाई 7 विच इज 34.28। तो 34.28 एक वैल्यू मिलती है और एक वैल्यू क्या मिलती है? 24 मिलती है। अब अगर नोटिस करो तो सवाल किस बारे में? सवाल आपसे कह रहा है, देखो जी और बी आपस में कनेक्टेड है जो आप केसेस बना रहे हो। एक केस में आपने बी को जी के बराबर रखा है, एक केस में ट्वाइस आप बी को जी के बराबर रखता है। तो आपसे कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है तो निकालना नहीं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज है केवल इतना पूछा गया है। तो अगर हम केवल इस बात पे ध्यान दें, आप जी कुछ रखोगे तो बी उससे कनेक्टेड ही मिलेगा। तो अगर हम 2g की बात करें, इसकी कितनी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी? तो अगर हम g को रखते हैं फॉर एग्जांपल 24, अगर हम g को यहाँ पे 24 रखते हैं तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर g को 24 रखते हो तो ट्वाइस ऑफ g क्या होगा? 48 होगा। और अगर आप g को रखते हो 34 पॉइंट समथिंग, तो उस केस में ट्वाइस ऑफ g आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा 68.56। तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज आप g की रख पाओगे इंटीजर में, उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज आपको b की भी मिलेंगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई? नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको अब काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 48 टू 68। तो 48 से 68 तक कितने इंटीजर्स होते हैं? 21 इंटीजर्स। तो वी कैन से कि 21 यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वी could get 21 different possible values for the marks of 2 girls and 6 boys. अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो, रेशियोज एंड परसेंटेज का एप्लीकेशन है। क्विकली एक बार सवाल को रीड कर लेते हैं। द सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता आर इनिशियली इन द रेशियो 5-6-7. In the first year, they get salary hikes of 20, 25, and 20% respectively. In the second year, Sita and Meeta get salary hikes of 40% and 25% respectively. And the salary of Geeta becomes equal to the mean salary of the 3 friends. The salary hike of Geeta in the second year is. तो पहले तो जो रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी कैन एज्यूम सम वैल्यूज फॉर दी सैलरीज ऑफ सीता, गीता एंड मीता। तो सीता, गीता एंड मीता की सैलरी अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 50 रुपीज, 60 रुपीज और 70 रुपीज है, तो यहाँ पे आपको 20% इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे आप प्लस 20% करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। पहले साल की बात हो रही है। इसमें आपको करना है प्लस 25%, 1/4 बढ़ाना है। तो 60 में 15 ऐड कर दोगे, दिस वैल्यू वुड बिकम 75। 70 में आपको कितना बढ़ाना है? प्लस 20% बढ़ाना है। तो 20% ऑफ 70 इज 14। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 84। अब सेकेंड ईयर में देखो क्या बताया गया है आपको। सेकेंड ईयर में आपको बताया गया है कि सीता की और मीता की सैलरी, मतलब केवल सीता और मीता के बारे में इंफॉर्मेशन है अभी। तो सीता की सैलरी को आपको 40% बढ़ाना है। तो 60 का 40% क्या होता है? 24 होता है। तो दिस वैल्यू वुड बी 84। और 84 को 25% बढ़ाना है। तो 25% अगर बढ़ाओगे तो 21 आप ऐड करोगे। सो दिस वैल्यू वुड बी, आफ्टर एडिंग 21, दिस वैल्यू वुड बी 105। और ये वैल्यू हमें दी नहीं गई है, इसको x मान लेते हैं। बट अब आगे क्या लिखा हुआ है कि सैलरी ऑफ गीता, मतलब दिस x बिकम्स मीन सैलरी ऑफ द 3 फ्रेंड्स।
तो ये मीन सैलरी है तीन फ्रेंड्स की, तो हम कह सकते हैं 84 प्लस एक्स प्लस 105, इसका मीन क्या आता, डिवाइडेड बाई 3, और ये x के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3x माइनस एक्स, 2x का वैल्यू आपको मिलता है 189। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 94.5। वैल्यू ऑफ x इज 94.5। तो दिस वैल्यू इज नाउ 94.5। अब हमसे इस सवाल में पूछा क्या गया है कि सैलरी हाइक गीता की सैलरी में कितना हुआ था। तो अगर हम गीता की बात करें तो गीता की सैलरी 75 से 94.5 हो गई है। तो अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, तो 94.5 और 75 का डिफरेंस आपको कितना मिलता है, 19.5 मिलता है। और इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, 75 से इंटू 100। सो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू वुड बी 19.5, और 75 और 100 है तो इसको आप 3 और ऊपर 4 लिख सकते हैं। कैंसिल करते हैं तो दिस इज 6.5 and 6.5 into 4 will become 26%. So answer should be 26. An easy one, not a difficult question. तो ये परसेंटेज और रेशियो के एप्लीकेशन का एक बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल था। वैल्यूज भी बहुत इजी यहां पर दी गई थी जिनको आप माइंड में बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक से है। अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड सुरभि फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए, विच मींस दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। बोथ स्टार्टिंग एट द सेम टाइम अलोंग द सेम रूट, तो दोनों ने एक साथ शुरू किया है। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, अरविंद टेक्स 6 hours to reach town B, while Surbhi takes 24 hours to reach town A. If Arvind traveled at a speed of 54 km per hour, then the distance in kilometer between town A and town B is. तो ये देखो, जो लोग टीएसडी टॉपिक को कैट के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इजी एंड वेरी बेसिक क्वेश्चंस, कुड बी सॉल्व्ड इन सेकेंड्स, पूरे 1 मिनट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टीएसडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस शॉर्टकट से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक बार उस शॉर्टकट को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। However, अगर आप शॉर्टकट नहीं जानते हैं तो भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहां पे जो समय आपको दिया गया है वो मिलने के बाद का समय दिया गया है। तो अरविंद और एक तरफ से सुरभि ये ट्रैवल कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि ये एक साथ चले हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि समय जो लगा होगा, अगर ये टी टाइम चल रहा है तो सुरभि भी कितने टाइम चलेगी, टी टाइम ही चलेगी। और मिलने के बाद का समय भी आपको बताया गया है कि अब मिलने के बाद का समय क्या है। मिलने के बाद ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको अरविंद ट्रैवल कर रहा है कितनी देर में, 6 hours में। और मिलने के बाद जो सुरभि का ट्रैवलिंग है वो कितने आवर्स का है, वो है 24 hours का। अब ऐसे में अगर आप शॉर्टकट जानते हैं तो ये शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और वो टी टाइम के बाद मिलते हैं, और मिलने के बाद एक को समय लग रहा है ए आवर्स और एक को लग रहा है बी आवर्स, तो जो टी का वैल्यू है वो अंडर रूट ए बी के बराबर होता है। तो यहां पे शॉर्टकट क्या होता है कि जो मिलने के बाद का समय है वो मिलने वाले समय को अगर निकालना है तो वो अंडर रूट ए बी, अगर मिलने का बाद का समय ए और बी है तो इस केस में टी की वैल्यू अंडर रूट 24 इंटू 6 करोगे तो टी आपको मिल जाएगा अंडर रूट 144, यानी कि टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12। तो ये शॉर्टकट अगर आप जानते हैं तो ये बहुत ही आसान सवाल हुआ। अब हम कह सकते हैं इस सवाल में कि अरविंद को जो टोटल समय लग रहा है वो लग रहा है टी प्लस 6, यानी कि 12 प्लस 6 यानी कि 18 आवर्स। सुरभि के बारे में पूछा नहीं गया है, हॉइवर अगर कैलकुलेट करना होता तो सुरभि का भी समय आपको मिल जाता, t प्लस 24, सो 12 प्लस 24, सुरभि को कितने आवर्स लगते, 38 आवर्स लगते। हॉइवर यहां पे सवाल में केवल एक छोटी सी चीज आपसे पूछी गई है कि अगर अरविंद का स्पीड आपको गिवन है तो डिस्टेंस कितनी है।
तो अगर आपको अरविंद की स्पीड गिवन है तो आप टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस यहां पर जो आएगी वो अरविंद की स्पीड जो कि 54 है और ड्यूरेशन जो कि 18 आवर्स है उसके बराबर होगी किलोमीटर में। तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस शुड बी 972 किलोमीटर। सो अ वेरी वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन ऑन अ वेरी स्मार्ट शॉर्टकट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो एक बार क्विकली अगला सवाल रीड करते हैं। ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक से दिख रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है सवाल में। तो एक बार क्विकली सवाल को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में कि अनिल जी ने 22,000 रुपीज इन्वेस्ट किए फॉर 6 ईयर्स, और जिस स्कीम में इन्वेस्ट किए वहां पे 4% इंटरेस्ट रेट है पर एनम, मतलब एक साल में 4% मिलता है। बट इंटरेस्ट को आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो अगर 4% पर एनम है लेकिन आप 6 मंथ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो 4% अगर एक साल का इंटरेस्ट है तो 6 महीने का इंटरेस्ट 2% होगा। तो इसका मतलब है हम 2% इस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर 6 साल का ड्यूरेशन है तो 6 मंथ पे अगर आप इंक्रीज करोगे तो टोटल आपको 12 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि हम इस वैल्यू को 12 बार इंक्रीज कर रहे हैं 2% से। अगर कंपाउंडेड ईयरली होता तो हम 4% इसको 6 बार बढ़ाते। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम 2% इसको इंक्रीज करेंगे और कितनी बार करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, सुनील इन्वेस्ट इन दी सेम स्कीम फॉर 5 ईयर्स। तो वो भी सेम स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको 5 साल यानी कि 2% उसको 10 बार मिलेगा। और फिर जो अमाउंट उसको मिला उसने वो इन्वेस्ट किया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अब जो भी मिला है वो 10% और इंक्रीज हो जाएगा। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ एट द एंड ऑफ 6 years आर सेम, देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय सुनील इन रुपीज इज। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दी SICI वाले कॉन्सेप्ट्स। तो आपको बताया गया है कि प्रिंसिपल कितना है, 22,000 है। और अगर आप इस चीज को 2% इंक्रीज कर रहे हैं, 2%, तो ये 102% हो जाएगी। और कितनी बार बढ़ा रहे हैं, 12 बार बढ़ा रहे हैं, तो 12 बार आप मल्टीप्लाई करोगे। सुनील का इन्वेस्टमेंट मालूम नहीं है, एक्स रुपीज मान लेते हैं। 5 साल तक तो आपने सेम स्कीम में इन्वेस्ट किया है, यानी कि 6 6 महीने पे 2% बढ़ाया है, तो यहां भी 2% का इंक्रीमेंट होगा। और कितनी बार होगा, 10 बार होगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको अगर आप 10% सिंपल इंटरेस्ट पे रख देते हैं तो एक साल में 10% बढ़ जाएगी। तो अब इस पूरी वैल्यू का 10% आपको मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110%। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहां पर 12 था एक्सपोनेंट और यहां पर 10 था, तो अब ये क्या मिलेगा, 22,000, और ये स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो 102 इंटू 102, और नीचे में 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100। इधर अगर देखें तो ये पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल किया तभी हमने इसकी जगह पे स्क्वायर लिखा है ना। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ये x, और ये 110 बाई 100 लिखा हुआ है, तो 100 इधर आ जाएगा और 110 यहां पर आ जाएगा। तो अब सिंपल कैलकुलेशंस यहां पे करनी है, तो ये 1 2 3 कैंसिल कर लेते हैं, 11 से कैंसिल करोगे दिस वैल्यू वुड बी 2, एंड 100 कैंसिल। तो वैल्यू ऑफ x वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 102 इंटू 102। अब 102 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वैसे तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए और आसानी से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं एकदम बेसिक कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूं कि अगर ये भी यूज करते हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको समय लगने वाला है। तो आपको देखो ये क्या वैल्यू मिल जाएगी, 102 का स्क्वायर 4221 1224। सॉरी ये एक एरर है यहाँ पे, माय मिस्टेक, ये नहीं मिलेगा। हाँ, दिस शुड बी 204,000, और 1 से करोगे तो 102, तो ये आपको मिलेगा 10404।
और उसका डबल कर दोगे तो क्या मिलेगा, 20808। सो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। स्क्वायर्स वैसे भी याद रखने चाहिए, तो अब जैसे 102 का स्क्वायर है, तो जनरली 102 का स्क्वायर आपके माइंड में कैसे आप इसको रीड करोगे, आपको इसको 100 + 2 टाइप से रीड करना चाहिए। तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर और 2ab का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 400। ऐड करोगे 10404, मतलब कई तरीके होते हैं और भी शॉर्टकट्स हैं, है ना। तो एनीवेज, तो बेसिकली दिस वाज अ वेरी वेरी बेसिक एंड इजी लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। अगले सवाल पे मूव करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक टाइम एंड वर्क। क्विकली एक बार इस सवाल को रीड कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन इंडिविजुअली डू इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो पर डे जो ये काम कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बोलते हैं, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा इस सवाल में लिखा हुआ है। कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ जॉब। तो इनके टाइम टेकन का रेशियो दो लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। इफ अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 days and 9 days respectively, Kamal needs to work for 16 days to finish the remaining job. Then the number of days Sunil will take to finish the job working alone is. तो देखो यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन आपको बताई गई कि इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है, एफिशिएंसी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सबसे पहली इंफॉर्मेशन को अगर हम यूज करें, तो जो एफिशिएंसी है अमल की, सुनील की और कमल की, ये क्या फॉलो कर रही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रही है। तो इसके बेसिस पे हम टाइम जो इनको लग रहा होगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। ये चीज किसमें होनी चाहिए, तो एक बहुत छोटा सा रिलेशन जो आप पढ़ते हो कि अगर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी हमेशा जो टाइम टेकन है उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिसको ज्यादा समय लगता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, और जिसको कम समय लगता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी बात आपको क्या पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम बोलते किसको हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एपी लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको रेसिप्रोकेट करके अगर हम 1/1 1/2 1/3 1/4 लिखें, तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलेगी। तो यहाँ पे टाइम टेकन का जो रेशियो है अमल का, सुनील का और कमल का, वो डेफिनेटली किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब यहाँ पे अमल और कमल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सेकेंड लाइन जो क्वेश्चन की है वो क्या कहती है कि कमल को जो डेज लग रहे हैं वो ट्वाइस हैं अमल के। तो हम कह सकते हैं कि अगर कमल को 2 टाइम लग रहा है, तो अमल को जो टाइम लग रहा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो मिडिल टर्म है वो हमेशा क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा। तो ये वैल्यू 1.5 होनी चाहिए। सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि अमल का, सुनील का और कमल का जो टाइम टेकन का रेशियो है दैट शुड बी 2:3:4। तो ये टाइम टेकन का रेशियो हमने निकाला। अब अगर टाइम टेकन का रेशियो हमने निकाल लिया, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो इनके रेसिप्रोकल्स का रेशियो होगा। तो वो क्या होगा, 1/2 1/3 एंड 1/4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या वैल्यू देता है, देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगा 12:8:6। या और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड करके 4 6 4 एंड 3। तो ये आपको 6:4:3 मिलता है। अब ये आपको क्या बताता है कि जो अमल है, ये एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। हम कह सकते हैं कि अमल रोज कितना काम कर रहा है, 6 कर रहा है। सुनील एवरीडे कितना काम करता है, 4। और कमल कितना काम करता है, 3। ये पर डे की बात हो रही है, क्योंकि ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्वियसली वी कैन मेजर द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे टोटल वर्क का मेजरमेंट आप कैसे करोगे, टोटल वर्क के बारे में क्या बताया गया है। तो इस सवाल में जिस काम की बात की गई है उसको
अमल कर रहा है कितने दिन तक? 4 दिन तक। फिर सुनील कर रहा है कितने दिन तक? 9 दिन तक। और फिर बचा हुआ काम कमल कर रहा है कितने दिन तक? 16 दिन तक। तो अमल का अगर आप एक दिन का काम रखते हैं 6, तो ये 6 into 4 वर्क करेगा। सुनील का एक दिन का काम है कितना? 4। सुनील का 4 है तो ये 4 into 9 हो जाएगा। और कमल का एक दिन का काम कितना है? 3 है तो ये 3 into 16 हो जाएगा। ऐड करोगे इसको तो 24 प्लस 36 प्लस 48। 24, 36, 60 एंड 60 प्लस 48 विल बी 108। तो 108 यूनिट्स हमें काम करना है। अब इस काम को कर रहा है अकेले कौन? सुनील। तो यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा गया है उसमें बोला गया है कि अगर सुनील इस काम को अकेले करता, तो अकेले करता तो ये पूरा 108 यूनिट काम, सुनील की जो स्पीड है वो क्या है? 4 है, एफिशिएंसी 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते तो ये वैल्यू क्या आती? 27 डेज। तो सुनील इस काम को कितने दिन में कर रहा होता है? 27 डेज में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 27। तो अगला सवाल देखो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का सवाल लग रहा है। सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा आइडिया अगर आपको सर्कल के इक्वेशन वगैरह का है तो ये सवाल फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो मैं थोड़ा ब्रीफ भी कर देता हूँ। सर्कल का इक्वेशन होता क्या है? सर्कल का इक्वेशन कई फॉर्म में लिखा जाता है। उसका एक जो बहुत कॉमन फॉर्म है, जो कैट में कई बार आपको ये फॉर्म आने से फायदा होता है, वो ये है: x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे ए बी जो है ये होता है सर्कल का सेंटर, और आर जो है वो होता है सर्कल का रेडियस। तो अब इस सवाल में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि ये एक इक्वेशन है। तो जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन दिया हो तो आपको उसको इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे लिखा है एल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू सी। मतलब सर्कल पे टेंजेंट्स का पेयर है जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन द पॉइंट एट विच एल टचेस द लाइन एक्स इज इक्वल टू 6। तो पहले तो सर्कल का इक्वेशन फॉर्म करते हैं, बाकी की चीजें अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स वाली चीजों को एक जगह ले आते हैं, प्लस 4x, और इधर वाई स्क्वायर के साथ -6y लिख लेते हैं, और -3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो जैसे ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही यहाँ पे काम आता है। तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फॉर्म इसको बनाना है, और यहाँ माइनस साइन है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो इसको अगर हम लिख देते हैं कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा, बट 4 एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तो उसको बैलेंस कर लिया। अगली वैल्यू को इफ वी राइट y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और माइनस का 6y मिल जाएगा, बट +9 मिलेगा, उसको हम -9 लिख के बैलेंस कर सकते हैं। और एक 3 पहले से आपके पास था, तो दिस इक्वेशन वुड नाउ बी x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर, एंड 4 प्लस 9 प्लस 3 से 16 मिलेगा, तो इसको 16 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर। तो अब अगर आप कंपैरिजन करते हो, ये जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था अभी, इसको अगर आप कंपेयर करते हो इससे, तो हम कह सकते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर क्या होगा? -2, 3। और रेडियस क्या होगी? रेडियस वुड बी इक्वल टू 4। रेडियस क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब अगर हम देखें सर्कल, मान लो हमने ऐसे बना दिया, तो सर्कल का सेंटर है कौन सा पॉइंट? -2, 3 है। अब आपको बोला गया एक टेंजेंट है जो एंगल क्या बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। तो अगर टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी जिस भी पॉइंट पे टच वच कर रहा है। ये सब पढ़ते हैं हम लोग सर्कल में, सर्कल की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। ये एंगल क्या होगा? 90 होगा, ये भी 90 होगा।
और ये आपको 60 बताया गया है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा 30-30। रेडियस क्या है, 4 है। रेडियस अगर 4 है तो 30 के सामने का साइड 4 है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, 30-60-90 ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल में आप पढ़ते हो कि अगर आपके पास कोई 30-60-90 ट्रायंगल है, 30-60-90 ट्रायंगल, अब मान लेते हैं 30 वाला एंगल है और ये जो है 60 वाला एंगल है और ये 90 है, तो 30 के सामने का साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस का हाफ होता है और 60 के सामने का साइड √3/2 टाइम्स होता है। तो इसको यूज करोगे तो ये वैल्यू आपको 8 मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिलेगी 4√3, ये वैल्यू मिलेगी 4√3। अब यहाँ पे पॉइंट्स की बात की गई है तो थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देख लेते हैं। ये पॉइंट आपका क्या था, ये पॉइंट था सेंटर, तो हम कह सकते हैं -2,3 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, -2,3। अब अगर आप नोटिस करो या मान लो हम ऐसे कुछ एक्स वाई एक्सिस में जाते, तो एक्स वाई एक्सिस में अगर हम जाते तो हम कहते कि भाई -2 और ये 1 2 3 यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आ रहा है, और इस पॉइंट से अगर हम इधर जा रहे हैं 8 की दूरी पे, ये पॉइंट अगर -2 है तो 8 अगर आप राइट में मूव करोगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 6। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको एक्स वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर एक्स वैल्यू अगर हम एकदम पैरेलल जाएं एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल जाएं, तो एक्स वैल्यू तो आपको 6 मिल जाएगी। तो 6 देखो सभी ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो अभी आपको कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। बट ये अगर 3 है, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज और पूछी गई है, देन द पॉइंट एट विच एल टचेस द लाइन एक्स इज इक्वल टू 6। तो आपको इसको ना मतलब एक्स इज इक्वल टू 6 तो यही लाइन होगी 1 2 3 4 5 6, तो इस लाइन वाला ही आपको मतलब यही चाहिए भी था, आपको लिखा है ना लोकस वर्ड यूज हुआ है। तो अगर ये 6 है तो देखो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, ये हाइट यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस से इसकी हाइट क्या है, 3 है सर्कल की, तो ये हाइट भी 3 होगी। अगर ये 3 होगी तो ये पॉइंट होगा 6,3, 6,3। तो देखो एक बार अगर आप डायग्राम बना लोगे तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब हाइट इसमें बहुत सिंपली आप कह सकते हो कि हाइट जिस पॉइंट पे ये एक्स इज इक्वल टू 6 लाइन को टच करेगा वो ऑब्वियसली वहां पर हाइट क्या आएगी, 3 आएगी। सो आज के सेशन में इतना ही कुछ था। रिमेनिंग क्वेश्चन जो कैट 2023 स्लॉट 1 के हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।